चलो आगे लिखते हैं, टॉपिक डालिए। सेल्फ इंडक्टेंस, नहीं नहीं पहले वो लिखवा लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक लिखिए। इंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, इंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। चलो इसको नोट डाउन कर लो, छोटा सा चीज है। जनरली इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आता है, फिर भी याद रखना है। जैसा कैपेसिटर वाला हाल है वैसा यहाँ भी है। एच सी वर्मा है नहीं? ईएमआई का क्वेश्चन बना रहे हो या अभी पीछे ही चल रहा है? ईएमआई चालू करो, मजा आएगा बनाने में। तभी मजा आएगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि मैक्सिमम इस क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये लिख लिया ना? देखो लिखो, इंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, इंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको समझाने के लिए, अच्छा सेल्फ और म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? अपने से आए, और म्यूचुअल सिंपल सा उदाहरण है वो, ठीक है फिजिक्स हटा के। सेल्फ का मतलब ये है कि अगर हम कुछ करें और हम ही को दिक्कत हुआ तो वो हो गया सेल्फ। ठीक है, दूसरा, अगर बाजू वाला कोई कुछ करे और हमको दिक्कत हो गया तो वो क्या होता है, म्यूचुअल। ठीक है, अब सेल्फ का मतलब ऐसे समझो, इसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान के चलो एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें करंट भेजे आई, जैसे ही करंट जाएगा उस सोलेनॉइड से, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिमाग में बना लो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। यार ऐसे अगर घूम रहा है तो ऐसे पकड़ लिया, जैसे समझ रहे हो, हाँ ऐसे पकड़ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल कैसे जा रहा है। तो अगर हम इसी सोलेनॉइड से बात करें तो इसी सोलेनॉइड से कुछ फ्लक्स है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, तो एरिया इसका हो जाएगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो पार हो ही रहा है। वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है, खुद का है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका है, खुद का है। तो इसके अंदर फ्लक्स पार हो रहा है। अब जैसे ये करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, अगर करंट चेंज हुआ तो इसका मतलब, अब ये वो तो हो गया, ईएमएफ जनरेट था वो हो गया, लेकिन अब यहाँ एक नया चीज बोलेंगे कि अगर करंट चेंज हुआ तो इसका मतलब इंडक्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो करंट को चेंज होने नहीं देता, तो उस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब इसी कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो यही उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, सेल्फ।
ठीक है। म्यूचुअल को समझाने के लिए क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड बड़ा लेते हैं और इसी के अंदर एक सोलेनॉइड छोटा सा लेते हैं, कोएक्सियल सोलेनॉइड बोलते हैं, एक बड़ा बाहर और अंदर। अगर हम इससे करंट आई भेजें, ठीक है, तो फ्लक्स उसका जनरेट होगा। क्या उसका फ्लक्स अंदर वाले पे कुछ फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो उससे फ्लक्स गया। अब ये करंट चेंज करेंगे तो अंदर वाले से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें भी करंट जा रहा होगा और इसमें अगर करंट चेंज हुआ तो इसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब इसमें अगर करंट चेंज होगा तो ये इसको इफेक्ट कर रहा है, और अगर इसमें करंट चेंज करेगा तो किसको इफेक्ट करेगा? बाहर वाले। तो इस इंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से डिनोट करते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस को एल से। यानी अभी तक हम लोग जितना इंडक्टेंस पढ़ते आ रहे थे वो सारा चीज क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, इफेक्ट करेगा। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? अपोजे करना हुआ। अच्छा, कैसे करेगा? मान के चल कि इसमें भी कुछ कर, इसमें करंट आई वन भेज दिया, इसमें करंट कितना भेज दिया? आई टू, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लो। आई वन, इसके अंदर आई वन का भी फ्लक्स होगा, आई वन चेंज करेंगे तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। इसके अंदर अगर फ्लक्स चेंज होगा तो दोनों तरफ से सोचो, फैराडेज लॉ से भी सोचो, ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ हमेशा क्या करेगा? अपोज करे, तो इसमें करंट जनरेट होगा कुछ। तो इसका मतलब हुआ क्या? बस आपको ये समझना है कि इसमें करंट है तो इफेक्ट किसमें जा रहा है? दूसरे वाले को। और अगर इसमें करंट है तो इफेक्ट किसमें जा रहा है? उसमें वाले को। उस टाइप को इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। अब बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। दोनों डिराइव कर लेते हैं फटाफट। तो लिखो सबसे पहले। हाँ, उतार लो। सुबह सुबह मैथ्स ही पढ़ना सही रहता है थोड़ा। हाँ, वो तो है, ठीक है। ये सुबह सुबह हाथ चलता है ना, सुबह सुबह फिजिक्स मेरा खुद दिमाग नहीं काम करता। चुप रहो, तुम लोग पढ़ता नहीं है, खाली उल्टा। चलो जी, निकाल लिया ना। टॉपिक डालो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। और तुम लोग खुद डिराइव कर लोगे, हम सिखा भी देते हैं, याद भी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड में करना क्या है? एक सोलेनॉइड बना लो, इसका लेंथ एल ले लो, रेडियस R1 ले लो, टोटल टर्न्स कैपिटल एल ले लो, करंट आई ले लो। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई, और एन यहाँ क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल N बाई एल म्यू नॉट एन आई। ठीक है। अब फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। ये सिर्फ एक लूप से होगा, ऐसा कितना टर्न्स है एन, तो फ्लक्स हो जाएगा कितना टाइम्स एन टाइम्स, तो एन इंटू बी इंटू ए। एक का एरिया कितना होगा पाई आर वन स्क्वायर, तो फ्लक्स हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर बाई एल इंटू आई। अब याद करिए हम लोग पढ़े थे कि किसी भी अक्रॉस फ्लक्स जाता है तो फ्लक्स को कितना लिखते हैं एल आई। तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको देखा जाए फ्लक्स इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म क्या बोल सकते हैं एल। अच्छा ये स्मॉल एल लिखते हैं, इसको कंफ्यूज हो जाओगे। स्मॉल एल स्मॉल एल, समझे। तो एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहां से एक और चीज याद करना है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज, याद है आर रो एल बाई। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज एप्सिलॉन ए बाय डी। अब वैसे पूछा जाए कि इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ देखो रेडियस एल है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे डिपेंड्स ऑन किस पे, शेप एंड साइज। सब हूबहू सेम है जी, बस कोई सब सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, नोट डाउन करो, ये फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए। एक डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सारा वैल्यूज दिया रहेगा, तो खाली आपको फॉर्मूले में बैठाना है। भूल भी जाओ तो ये डेरिवेशन याद रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, फ्लक्स लिखना है। नोट डाउन हो गया, तो ये समझ के करना, एकदम याद हो जाएगा ये पूरा पार्ट। एक क्वेश्चन दे, देखिए फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, रेडियस r और r इज वेरी स्मॉल। r बहुत छोटा है। ट्राई करो तो इसको,
हाँ? सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसमें करंट कितना है, आई। इस आई के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो फ्लक्स को लिखेंगे कितना, बी इंटू ए, और एक ही लूप है तो बी हो गया म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो फ्लक्स हो गया म्यू नॉट पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई। तो इसी को शायद एल बोलते हैं, तो इसका एल आ गया म्यू नॉट पाई आर बाय 2। अब मेरे को ये बताओ, ये लिखने का यहाँ क्या जरूरत था, आर बहुत, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ के लिए है, सेंटर के लिए है, बाकी तो अलग अलग होगा, लेकिन आर को बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा, तो सेंटर में जो होगा वही मैग्नेटिक फील्ड आसपास भी होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आर इज वेरी स्मॉल। अगर आर बड़ा होगा तो ये फिर डिराइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग कर दे, जीरो डाल दे, एल जीरो हो गया। ऐसे ऐसे तो नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट हमेशा करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, या तो उसके साथ जोड़ रहे हो या तो उसके साथ घटा रहे हैं, तभी नेग्लेक्ट किया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जाए यही प्रोसेस है, करंट आई मान लो, मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, फ्लक्स लिख लो। चलो म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए ये उतार लिया ना सब लोग। चलो देखो, सर हम लिख दिए, बाहर वाले का टोटल N1 टर्न्स है, अंदर वाले का कितना है, N2 टर्न्स। इससे पहले ये डायग्राम बनाओ बढ़िया से। करंट किस में लेना है, बाहर वाले में कि अंदर वाले में, किसी में भी लो, आंसर हमेशा, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दिक्कत ये हमको देगा उतना ही दिक्कत हम उसको देंगे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब ये जितना इफेक्ट इसको करेगा उतना ही ये इफेक्ट उसको भी करेगा। तो तुम करंट बाहर वाले में लो चाहे अंदर वाले में लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो सबसे पहले करते क्या है, बाहर वाले में करंट कितना मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, अगर बाहर वाले के लिए करंट आई है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, बाहर वाले का है N1 बाई एल इंटू आई। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ये किसका है, ड्यू टू आउटर, आउटर लिख देते हैं, ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड।
अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, फ्लक्स। तो फ्लक्स हम बाहर वाले सोलनॉइड के लिए कैलकुलेट करेंगे कि अंदर वाले के लिए? अरे बाहर के लिए कर लिए तो वो तो सेल्फ हो गया ना, हमको किसका करना है, म्यूचुअल। तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो हमको इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा n से, n1 की n2, क्योंकि इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये n2 आएगा। n2 मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट n1 बाय l I इंटू ए। ए कितना होगा, R1 की R2, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं ना। देखो समूह यहाँ उतारो तो। बस इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखो, म्यू नॉट n1 n2 पाई R1 स्क्वायर बाई L इंटू आई। देखो यही आ रहा होगा सबका। जिस तरह से फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई लिखते थे, म्यूचुअल के लिए यही वाला टर्म एल की जगह क्या बन जाएगा, M। ये दो फॉर्मूला याद रखना, म्यूचुअल और सेल्फ वाला। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन करा दिए, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई के लिए बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझाने में हालत खराब हो जाएगा मेरा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े थे। ठीक है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आया, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंड्यूस्ड। जैसे याद है इंड्यूस चार्जेस पढ़े थे कि चार्ज इंड्यूस हो जाता था, यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पता कैसे किया गया वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फैराडे क्या बोला था, क्या बोला था फैराडे, जल्दी बताओ। बस अब खाली अपोज करता है, इतने बोल दिया था बस। वो बोला था कि कोई भी सर्कुलर लूप से, सर्कुलर बोल रहा है, क्लोज लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसी ईएमएफ के चलते करंट आ जाता है, उसी करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। ठीक है, तो कोई ऐसा होगा आदमी जो उसको इस नजर से नहीं सोचा, वो इसको इस नजर से सोचा कि अगर मान के चलो यहाँ पर बी को बढ़ा दिए या घटा दिए, कुछ भी कर दिए, मान के चलो बी को बढ़ा रहे हैं, बताना इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। हाँ, बी अगर बढ़ा रहे हैं तो इसमें फ्लक्स अंदर बढ़ रहा है, तो उसको घटाना चाहेगा तो अपना फ्लक्स क्रिएट करेगा बाहर, तो इसमें जो करंट होगा वो बाहर के डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, वो पता है क्या सोचा, अच्छा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो करने का मतलब चार्जेस भाग रहा है। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, और यही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो अगर करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, उल्टा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, मतलब इस तरीके से भाग रहा है। ठीक है, अब हम एकदम बेसिक मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले
ये बताओ कि चार्ज एट रेस्ट पे कभी मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? चार्ज एट रेस्ट पर कभी मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है? नहीं। तो मैग्नेटिक फोर्स की यहाँ बात ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर गया, इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है और चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज दो ही तरीके से मूव कर सकता है, या तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाए, या फिर कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। पहले चार्ज बेचारा रुका हुआ था, ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं सकता, तो फिर फोर्स कौन सा लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो आदमी ये बोला कि इसको मूव करवाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए? उसके अपोजिट। इसका मतलब वो फाइनली इस कंक्लूजन में पहुंचा कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला, पूरे कहानी को वो एक साथ किया और ये बोला कि अगर मैग्नेटिक, अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, कोई करंट नहीं होता, कोई चार्ज मूव नहीं करता, ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आता है सीधा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कोई पूछे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आपका आंसर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दिया गया? इंड्यूस। एक चीज और देखो कि यहाँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो एक सर्कुलर बना इस टाइप से? अब इसको निकाल कैसे सकते हैं तुरंत? जिस तरफ देखो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, उसी तरफ किसका डायरेक्शन है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एकदम कहानी को सिंपल कर लेना कि अगर कोई पूछे कि वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो सिंपली तुम इंड्यूस करंट निकाल देना, और जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ बहुत कुछ हम लिखवा देंगे सर, अब यहाँ से बहुत कुछ पूछा जाएगा कि आप जो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े और बाद का जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, वो दोनों सेम है कि अलग अलग है? कैसे अलग है? अच्छा, एक इंड्यूस हो रहा है, एक इंड्यूस नहीं हो रहा है, और कुछ अलग? वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था पॉजिटिव से, खत्म होता था नेगेटिव पे। यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है? हमेशा क्लोज बन रहा है ना? तो याद रखना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज नहीं था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड है। सबसे मेजर डिफरेंस नंबर वन। दूसरा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव हुआ करता था, तब ना एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे। और यहाँ क्लोज बन रहा है ना, जहां क्लोज होगा वो कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो था वो कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, इसको पहले ड्रॉ करो अच्छे से, बढ़िया से। हाँ, कैसे सोचे? नजर तो नहीं आएगा, वो तो सही बात है। हाँ, करंट, पहले जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो कोई करंट नहीं था, तो सारा चार्ज रेस्ट पर है। ठीक है, सारा चार्ज रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स नहीं लगा सकता। तो अचानक जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तो चार्ज भागा कैसे? मैग्नेटिक फोर्स तो लग नहीं रहा था। अरे तो वही इंड्यूस्ड करंट को अब हम दूसरे मतलब नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, तो उसको मूव कौन कराया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट किसके वजह से आ रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बहुत कुछ तुम समराइज कर सकते हो। ठीक है, यानी अब यहाँ क्या हुआ ना कि सब मतलब घुल मिल गया। फेरेडे मिल गया, इंड्यूस्ड करंट मिल गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक है, सब कुछ एक लाइन से मिल गया। यानी अब तुमसे कुछ भी पूछेगा ना, तुम बहुत तरीके से आंसर दे सकते हो। कोई अगर पूछे कि इंड्यूस्ड करंट किसके वजह से है, तब यहाँ देखो कितना ऑप्शन में क्या क्या लिख सकता है वो। इंड्यूस्ड करंट है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दूसरा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस तरह से बहुत कुछ वहां समराइज करके लिख सकते हैं। हाँ, ना नहीं, बच्चा वाला चीज है, अभी एडवांस अभी दिखाते हैं क्या होता है। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आया ना?
वो तो स्टार्टिंग में हम लोग बोल दिए थे, फैराडे एक कानून बना दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट आएगा। पर वो करंट एक्चुअल में आ किसके वजह से रहा है वो अभी पढ़े, कि वो करंट एक्चुअल में आ इसलिए रहा है क्योंकि वहां क्या इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यही पता है काम कौन कर रहा था, निकोला टेस्ला। वो क्या कर रहा था, एक बड़ा सा टावर बना रहा था, ठीक है, और उससे वो क्या कर रहा था, चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा होगा तो सबके घर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो सब वायर में करंट दौड़ना स्टार्ट करेगा। यही काम वो बेचारा कर रहा था। अब आ, आ, नहीं नहीं, आदमी तो आदमी कैसे लगेगा। तुम इसको ऐसे सोचो कि अभी अभी के जनरेशन में जो हम लोग वायरलेस चार्जिंग करते हैं, एक फोन रख देते हैं, कैसे वायरलेस चार्जिंग होता है, यही कंसेप्ट। तो अभी भी तुम लोग निकोला टेस्ला बन सकते हो। हाँ? उसको मार दिया ना बेचारे को। हाँ? देखा जाए ना, अगर तुम रियलिटी पे जाओगे ना, तो जो लोग आईआईटी बॉम्बे जाता है वहाँ कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होता। हम फैक्ट बात बता रहे हैं। तुम लोग को लगता होगा कि आईआईटी बॉम्बे जो जाता होगा वहाँ अलग ही पढ़ाई चलता है, और जो प्राइवेट कॉलेज जाता है वहाँ अलग पढ़ाई कहीं नहीं होता। ना आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई होता है, ना कोई एनआईटी में पढ़ाई होता है, ना प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई होता है। फर्क किसका होता है कि आईआईटी बॉम्बे में इंडिया का टॉप 200 बच्चा जाता है, तो टॉप 200 बच्चा जब बैठता है क्लास में ना, तो वो लोग अलग ही आइडिया से बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एडवांस का एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा वो तुरंत समझेगा और उससे वो बहुत कुछ समझ सकता है, लेकिन जो वीक बच्चा होगा वो उसको मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे में राइज करने का यही रीजन है कि वहाँ टॉप 200 बच्चा बैठता है, तो वो जो डाउट पूछता है वो भी सोचता है अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ अलग ही लेवल में वो लोग पढ़ाई करता है। वहाँ कोई पढ़ाता नहीं है, वो लोग सोच मतलब उन लोग का सोचने का लेवल ही अलग होता है। अब प्राइवेट कॉलेज चले जाओ, जहाँ जिसको कुछ नहीं मिलता बेचारा वहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक एवरेज बच्चा है तो उसका सोचने का कैपेबिलिटी कभी आईआईटी बॉम्बे वाला थिंकिंग तक पहुंच ही नहीं पाता। वो लोग थिंकिंग उसी लेवल तक का रहता है। तो बस यही फर्क है आईआईटी बॉम्बे में और प्राइवेट कॉलेज, बस, और कोई फर्क नहीं होता, समझे। तो तुम लोग अगर चाहो, बहुत लोग ऐसा करता भी है, कोई जरूरी नहीं रहता है कि हम अब ऐसा कर मत लेना कि सर बोले थे, कोई जरूरी नहीं रहता कि आईआईटी बॉम्बे जाए चीज। जो भी चीज आजकल तो एडुकेशन समझो कि ऐसे तो बोला जाता है कि बहुत पैसा लगता है, पर अगर देखा जाए तो सारा एडुकेशन अगर तुम वाकई में अगर ट्राई करोगे ना तो सब कुछ फ्री है। आज के डेट में सब फ्री है। तुम अगर चाहोगे कि आईआईटी बॉम्बे अगर नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ा, इससे अच्छा है ना घर में 4 साल बैठ जाओ और पढ़ाई करो। क्या है, वही चीज सीखना रहता है, तुम वही चीज सीखो बढ़िया से। और जब तुम्हारे पास खूब सारा आइडियाज आ जाएगा ना तो तुमको खुद लगेगा कि हम बहुत सारा इनोवेशन कर सकते हैं। और मतलब तुम उसके बाद तुम कोई भी चीज अगर मतलब एक होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दी है कोई भी चीज, तो आदमी तो आजकल बहुत बड़ा बड़ा कंपनी तो सब खुशता है कि भाई कोई कुछ बना दे, ये कर दे, वो कर दे। मतलब एक एग्जांपल हम बताते हैं, जो एक बाइक मैकेनिक होता है ना, और एक बाइक जो बनाता है, उसको डिजाइन करता है, इंजन इंजन बनाता है, तो जब बाइक खराब हो जाएगा ना, तो जो बाइक बनाता है ना वो खुद अपना बाइक ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन वो मैकेनिक ना, उसको कुछ पता है कि बाइक कैसे वो बनाएंगे, बोलेगा उसका पुर्जा पुर्जा खोल के वापस फिट करके चालू कर दे। तो यही डिफरेंस होता है, वो उतना बिना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो उस पर इतना काम कर रखा है कि उसको इंजन का A to Z चीज आता है। वो गाड़ी ऐसे खाली एक बार एक्सीलेटर मारेगा ना, आवाज सुन के बोल देगा भैया इसका पिस्टन थोड़ा ये है, वो है, ये है। तो एक्सपीरियंस होता है। तो यही बस
हाँ राज- हाँ हाँ हाँ, ये भी देखो, ये भी फर्क है। कोई सिविल इंजीनियर जो पढ़ा लिखा है ना, उसको बोलो चलो तो ईंटा थोड़ा दीवार खड़ा करो, तो कभी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, लेकिन वही राजमिस्त्री को बोलो तो एकदम एग्जैक्ट खड़ा करके तुमको एकदम लेवल करके दिखा देगा। दोनों तो दोनों दोनों में फर्क यही है कि वो दीवार जो खड़ा किया, उस दीवार का कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, एलिवेशन क्या है, वो आगे जाके वो कितना ऊपर बीम सपोर्ट कर पाएगा, ये राजमिस्त्री कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, पर वो इंजीनियर उसको कैलकुलेट करके बताएगा, अच्छा बीम ऐसे करो, ऐसे ढालो, ऐसे करो। लेकिन अगर वो ढालने बोल देगा तो वो ढाल नहीं पाएगा। ये डिफरेंस। हाँ नहीं, हम एक चीज बता रहे हैं, चलो उसको नोट डाउन करो, जल्दी कर लिए। चलो पॉइंट वाइज लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। पहला पॉइंट, when magnetic field is changed, when magnetic field is changed, an electric field is induced, an electric field is induced ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तय कैसे करेंगे? सीधा जिधर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, उधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is along the direction of induced current. The direction of induced electric field is towards the direction of induced current. समझ में आया? अब जी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ये भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो लिखो, मान लेते हैं, इधर देखो कि एक रीजन है, इसी रीजन तक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, और dB बाई dt क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमको सेंटर से r डिस्टेंस पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो सबसे पहले ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर होता है। किधर होगा? अगर dB बाई dt पॉजिटिव है तो अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए बाहर इस तरफ घूमेगा। तो इस पॉइंट पर ऐसे होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है। अगर हम यहां बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे, टेंजेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम यहां बोलेंगे कि इस रीजन पे एट अ डिस्टेंस r, फ्लक्स बताओ तो कितना होगा? बी डॉट ए, सब करो साथ साथ करो, फ्लक्स निकालो सब लोग। क्या सुबह सुबह पैकेज है, पैकेज है ना, ईएमआई है ना इसमें।
चलो निकालो जल्दी फटाफट। हो गया। अच्छा इधर देखो, बी की जगह क्या लिखेंगे? क्या क्या बी की जगह बी रहेगा ना, ये मान के चले ना बी। ये सर्कल क्या दिए है बताना जरा। इस सर्कल के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस सर्कल के अंदर ही अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वहां पर फ्लक्स हो गया बी इंटू ए, एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, डी फाइव बाई डी टी, तो ये डी फाइव बाई डी टी क्या आता है? ईएमएफ। याद है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, यहाँ लिखते हैं माइनस ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बी का क्या लिखेंगे? डी बाई। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहां से ये कैलकुलेट कर लिए कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाय dt। और ये ई क्या है यहाँ पर? ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो, कंफ्यूज मत होना। यहां तक उतारो पहले। अब अच्छा, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? वोल्टेज, वही होता है ना। तो याद करिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो dv का इंटीग्रेशन वोल्टेज आ जाएगा। तो वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये वोल्टेज और ये ईएमएफ दोनों सेम है, वोल्टेज बोलो चाहे ईएमएफ बोलो सब वही चीज है। तो इसके जगह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? माइनस ई डॉट डी आर। और इस डी आर को हम डीएल लिख दिए, और यहाँ पर एक गोला लगा दिए। गोला क्यों लगा रहे हैं? क्लोज्ड है इसलिए यहाँ गोला लगा दिए। इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। माइनस माइनस कैंसल। हर आर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो ई इंटीग्रेशन के बाहर। तो ई इंटू इंटीग्रेट डीएल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। ई इंटू इस पूरे डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा? टू पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। पाई आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, और सीधा सीधा याद रखना डायरेक्ट, आर स्क्वायर बाय सॉरी आर बाई टू डीबी बाई। ठीक है, सीधा याद रखना है कि इसको उतारो सबसे पहले, अभी और भी बहुत डिराइव करना है। इतना क्या कि देखो एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा तुमको, तो डायरेक्ट याद रखना पाई कहाँ गया, आर बाई टू इंटू डीबी बाई डी टी। और अगर डीबी बाई डी टी जीरो हुआ तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। बोल बोल, चल गया तू? ठीक ठीक, आ जाएंगे हम। वही खत्म होगा 12:30 तक। ठीक ठीक।
हो गया, उतार लिया ना सब। तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है वो कितना है, R/2 इंटू dV/dt। ठीक है, आगे बढ़े। एक काम करते हैं, सब उतार लिए होंगे तो हम इतना पार्ट डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखो सब। अब हमको पता लगाना है इसके बाहर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। और अच्छा, ये कैपिटल आर क्या दे रखा है बताओ, किसका रेडियस, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो कहाँ निकाले, उसके अंदर। अब हमको निकालना है उसके बाहर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। फ्लक्स फिर लिखेंगे कितना, V इंटू ए। फ्लक्स इज इक्वल टू V इंटू एरिया, कितना लोगे, पाई इंटू, देखो हमको तो निकालना है कि आर रेडियस ये लिए, तो फ्लक्स ये बताओ निकालेंगे अगर इतने से एरिया में, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड पूरा इतना है कि इतने तक ही है, इतने तक ही, तो यहाँ पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। फिर लिखेंगे डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। फिर इस डिफी बाई डी टी को, डिफाई बाई डी टी को क्या लिखेंगे, माइनस से। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अच्छा कैपिटल आर, ठीक है। इस माइनस को उधर ले जाते हैं और इस ईएमएफ वोल्टेज को फिर से लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल इज इक्वल टू, माइनस उधर ले जाता है और याद है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, देखो वहां पर। ठीक है, तो इज इक्वल टू डीबी बाई डी टी इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। हर आर आर डिस्टेंस पर ई कांस्टेंट होगा तो ई इंटीग्रेशन के बाहर, और डीएल का इंटीग्रेशन, अब हम ये लिया ना, तो इसका डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर, स्मॉल आर, तो यहाँ लिखेंगे ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, पाई पाई कैंसिल हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो याद रखना है आर स्क्वायर बाई 2 आर डी बी बाई, समझ में आया। अब खाली दोनों को एनालाइज करो। पिछला वाला जो निकाले हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्मॉल आर के डायरेक्टली कि इनवर्सली, डायरेक्टली, यानी कि सेंटर से जितना ज्यादा दूर जाते रहेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, उसके बाद इसके बाहर जैसे जाएंगे, डायरेक्टली कि इनवर्सली, इनवर्सली इसके बाहर चले जाएंगे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ठीक है, नोट डाउन करो, ये दो फॉर्मूला याद रखना एकदम। ठीक है, हाँ, मैग्नेट, ये हरा वाला लाइन दिख रहा है ना, बस इतने में ही मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा एरिया, ये वाला। तो हमको फ्लक्स, अगर हमको इतने में फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला था बी इंटू ए। तो कितने एरिया में खाली मैग्नेटिक फील्ड है, इतने ही एरिया में, तो इसीलिए इसका पाई आर स्क्वायर लिखे। अगर पूरा यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड होता तो उतना एरिया लिखते। हम लोग यहाँ निकाले है ना, तो इसीलिए देखो ध्यान से कि जब ई डॉट डीएल किए तो डीएल के जगह फिर कितना लिखे, 2 पाई।
उतारे सब लोग। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है नहीं पढ़ा है। हो गया। चलो, अब पूरे कहानी को अगर समराइज करें, ठीक है। पेन का रख दी। पेन 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 रख दी। चलो, देखो, पूरे कहानी को अगर समराइज करें तो अगर किसी भी आर डिस्टेंस तक अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां से अंदर स्मॉल आर पर ई का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे r/2 dv/dt, ठीक है। और अगर यहां से r डिस्टेंस बाहर का बात करेंगे तो यहाँ ई लिखेंगे r²/2r dv/dt, ठीक है। ये दो चीज याद रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कितना है ये बताओ। ग्राफ बनाने बोले तो ग्राफ तुरंत बना देना, पहले डायरेक्टली इनवर्सली, ठीक है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, ये बनाना आना चाहिए तुरंत। क्वेश्चन अब पता है कैसा आएगा, क्वेश्चन देखो ध्यान से, कि मान के चलो कि एक रिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो इस रिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट तो आ जाएगा, अगर बी तुम्हारा बढ़ रहा होगा तो इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब तुमसे ये पूछ रहा है, हेलो, हाँ भैया, इधर इधर। अगर ये कंडक्टिंग रिंग रहता तो ऑटोमेटिक इसमें करंट आ जाता, पर ये रिंग को बोला है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज इसमें फ्लो कर पाएगा नहीं, तो कोई करंट, ठीक है। लेकिन अब ये बोला
किस नॉन कंडक्टिंग रिंग में हम खुद से पॉजिटिव चार्जेस डाल दिए। क्वेश्चन किस लेवल तक का आता है वो बताते हैं। और टोटल चार्ज कितना बोला, क्यू। अब तुम लोग थोड़ा एनालाइज करके बताओ, अगर उस नॉन कंडक्टिंग रिंग को रख दिए और पूरे में चार्ज लगा दिए रिंग के चारों तरफ, तो इस रिंग के साथ क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। उसके बाद चार्ज मूव, चार्ज मूव थोड़ी करेगा। सोच 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 सोच, इसी टाइप का एक ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है, थोड़ा सोचो क्या हो सकता है इस रिंग के साथ। चलो तो बेसिक हम ही बताते हैं, बेसिक बनाना तुम लोग को है, बेसिक हम ये बताते हैं। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ें कि जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब चार्ज पर वो क्या लगाएगा, फोर्स। तो अगर उस फोर्स का अगर हम डायग्राम बनाए तो वो फोर्स सब पे टेंजेंशियली होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा तो फोर्स भी। चार्ज मूव तो करेगा नहीं, और चार्ज किसके ऊपर है, रिंग के ऊपर। तो अगर चार्ज नहीं मूव करेगा और चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो रिंग को क्या करेगा, रोटेट करा देगा। और अगर रिंग रोटेट हुआ तो इसका एक अल्फा होगा, वो अल्फा हमको चाहिए। अगर ये कंडक्टिंग रिंग होता तो उसमें चार्ज ऑटोमेटिक रिंग के अंदर ही मूव कर जाता, तो उसमें करंट आता, तो करंट तुमसे पूछ सकता था। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव करेगा ही नहीं, तो वो क्या किया, चार्ज को ऊपर ही चिपका दिया। तो फोर्स किस पर लगेगा, चार्ज पे। और चार्ज रिंग के अंदर मूव नहीं कर सकता, तो वो रिंग को ही क्या करेगा, घुमा देगा, अल्फा को। अब अल्फा निकालना है तो टॉर्क निकालना होगा। ठीक है, ट्राई करो, बहुत आसानी से बनेगा। बस देखो, की बात की बाटल जाए नहीं छपेलो नहीं से अपडेट अभी है। कहाँ पर, किसके लिए, मोबाइल चार्ज, मोबाइल चार्ज। ए जल्दी कर, मरू मरू, ये सुन, चल हम बता दें, बना लिया ना, वेरीफाई कर लेना। हाँ हाँ ठीक। हाँ ले लो ना, रेडियस आर ले लो। केमिस्ट्री वाला सर के क्लास है देखो, देखो देखें हो कि ना हो देखिए। बता देना, चलो। तो सबसे पहले हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कितना होगा, R/2 dV/dt। ठीक है,
डीवी बाई डी टी कुछ भी दिया रहेगा, अभी डीवी बाई डी टी रहने दो, क्वेश्चन में दे देगा डीवी बाई डी टी अल्फा है, बीटा है, गामा, कुछ भी। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा चार्ज लेते हैं dq, उस dq पे एक फोर्स लगेगा dq इंटू ई, और इस फोर्स के वजह से ये डिस्टेंस कितना है r, तो टॉर्क होता है यार डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो यहां से लेके, अच्छा ये टोटल फोर्स होगा कि छोटा सा फोर्स, छोटा सा, तो इस छोटे से फोर्स के लिए छोटा सा टॉर्क होगा, डिस्टेंस कितना r इंटू डी एफ, एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहां से लिखेंगे डी टाउ इज इक्वल टू आर ई इंटू डी क्यू, यही लिखेंगे ना, ठीक है। हमको टोटल टॉर्क चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट, टॉर्क आ गया, आर कांस्टेंट है बाहर, हर आर डिस्टेंस पर ई भी क्या रहेगा, कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो टॉर्क आ गया आर इंटू क्यू, और ई की जगह क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू डी बी बाई डी टी। अब इस टॉर्क को लिखेंगे आई अल्फा क्यू आर स्क्वायर बाई टू डी बी बाई डी टी। एक रिंग का अगर मास m है और r है, तो ये सेंटर के अबाउट रोटेट करता है, तो उसका I कितना होता है, mr स्क्वायर, बस उसके बाद mr स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर बाई टू डी बी बाई डी टी, आर स्क्वायर कैंसल, तो अल्फा आ गया क्यू बाई टू एम, यहाँ r आया, आंसर में r आया, इसलिए आंसर क्वेश्चन में r नहीं दिया रहता है, ठीक है, हो सके ऐसा होता है। चलो समझ में आया ना सबको, इसका मतलब समझ जाना कि क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे कैसे पूछ सकता है। वेरी गुड, हो सकता है कहीं मेरा आर छूट गया हो, देख लो, यही कंसेप्ट था ना, बता क्या लगा है, तो हो सकता है। हाँ ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, उस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो काहे तुम निकाल रहा मैग्नेटिक फोर्स, जब चार्ज एट रेस्ट पर है कैसे निकाल देगा। फिर से एक बार, कहां से, स्टार्टिंग से। इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझ में आया, टेंजेंशियल होगा, हर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स भी टेंजेंशियल लगेगा, ठीक है। उस टेंजेंशियल फोर्स के कारण इस रिंग को रोटेट होगा, तो कोई भी छोटा सा चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो छोटा सा फोर्स लिखें, वो छोटा सा फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा, वो होता है आर इंटू एफ, उसके बाद कुछ नहीं है, सारा वैल्यूज खाली बैठा है। समझे, लगभग हम लोग का पूरा खत्म हो गया, ठीक है, एक टॉपिक और बचा हुआ है, देखते हैं। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ पढ़ना है नहीं बाबा, हाँ, सवाल तो आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा, वो आधा घंटा का ही टॉपिक है। वो एक वीडियो देखा है जो अलग सर ऐसे ऐसे करते हैं, वो वही वाला चैप्टर है ना, नाम नहीं करते किस्मत से आता है वो, बात तो किस्मत था तुम्हारा, तुम भंजा नहीं पाया, फिर अच्छा बात है। ये हो गया सबका, देखो ये सब छोटा छोटा टॉपिक्स है, एक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एक तुम लोग को पढ़ने बोले हैं मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर। ये तीन छोटा छोटा टॉपिक है, 2 घंटे का क्लास में तीनों खत्म हो जाएगा। ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड खुद से नहीं पढ़ पाओगे, वो हम ही पढ़ाएंगे, वरना कभी समझ में नहीं आएगा जिंदगी में। हाँ, पढ़ता भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर, ये पूरा थ्योरेटिकल है, आराम से बैठ के पढ़ोगे ना तो आराम से समझ में आएगा। उसमें 2-3 फॉर्मूला है खाली, वो हम बता देंगे, एक छोटा सा ग्राफ है वो बता देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हुआ ना बात। ठीक है, तो पढ़ना चालू कर दो फिर। हम नहीं, हम कभी भी करा देंगे, तुम लोग पढ़ना। अच्छा, ठीक। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? अच्छा, यही रिंग को अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखते हैं तो खाली एक चेंजेस आता है, क्या? ये ई का जो वैल्यू यहाँ पुट किए थे कहाँ गया? r/2, वहां पुट करना होगा कौन सा? r²/2। समझ में? बस यही फंडा रहता है। समझ में आया यहाँ तक? अब एक चीज जो हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल में पढ़ना था, ठीक है, अब हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब समझ में अच्छे से आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल किसके लिए डिफाइन करते थे? मैग्नेटिक डाइपोल किसका डिफाइन करते थे? पढ़ता ही नहीं है, क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक मैग्नेटिक डाइपोल किसके लिए डिफाइन करते हैं? कोई भी क्लोज लूप वायर में अगर कोई करंट आई होता है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन करते हैं, और उस मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है I × A, और अगर n टर्न्स हो तो n मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग अगर प्लेन में चल जाता था तो याद है वहां कट कर देते थे, और एक प्लस और माइनस आई लगा देते थे, क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर। अब क्वेश्चन कैसे किया पूछा जाएगा कि एक रिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होगा। पर वो क्या किया, इस रिंग में छोटा छोटा चार्जेस डाल दिया, और टोटल चार्ज कितना डाला? +B। क्या अभी कोई मैग्नेटिक डाइपोल होगा? अभी कहा मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, बस ऐसा दिया। हेलो, ठीक ठीक, एक ही बात है, डाइपोल बोलो मोमेंट बोलो, एक ही बात है। हेलो, बुक कर था, बुक करता हूँ, 10:60 के रेट। हाँ हाँ, इधर देख, हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर चार्ज एक रिंग नॉन कंडक्टिंग के ऊपर ऐसा चार्ज रखें, कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है अभी, क्या इसका मैग्नेटिक डाइपोल होगा? नहीं होगा, ये करंट होना चाहिए। अब बोला कि एक काम कीजिए, तुमको करंट चाहिए तो हम करंट नहीं देंगे, लेकिन इसको हम ओमेगा से घुमा दिए, अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो करंट जब तक हुआ नहीं, तो पहले चार्ज रेस्ट पे था तो कोई करंट नहीं था, लेकिन अब चार्ज को क्या कर दिए? घुमा दिए। तो अगर चार्ज घुमा दिए तो इसका मतलब चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज मोशन में आएगा तो करंट होगा, तो अब करंट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। तो बताइए इसका मैग्नेटिक डाइपोल कितना होगा? हम ही बना दे? हाँ, चलो, बहुत आसान है, यही लिखते हैं, T = 2π/ω। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है? I
आई लिखेंगे क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एरिया, आर रेडियस ले लेते हैं। हाँ क्या क्या, पाई पाई कैंसल, देखो अब 2 लाइन का था ही, पर यहाँ से एक कंसेप्ट सीखना है और वो आगे यूज करना है। पहले यहाँ तक उतारो सब लोग, फिर एक पूरा वो क्या बोलते हैं चीज सिखा देंगे, बहुत एक शॉर्टकट चीज सिखा देंगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में आराम से बना लोगे। ठीक है, पहले उतारो। हो गया, उतार लिए होगे तुरंत। ठीक है, देखो एक हम यहाँ से ना एक चीज जनरेट कर रहे हैं और इसको हम चाहते हैं कि कुछ भी आए तो आंसर तुरंत निकाल लेंगे। उतार लिया ना सबसे पहले, इधर देखो थोड़ा, थोड़ा 11th भी याद आ जाएगा। कैपिटल एन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, इसको वेक्टर में लिखते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। इज इक्वल टू क्यू बाई 2, इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई किए, स्मॉल एम इसका मास ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ये चीज और ये चीज सेम ही है लगभग, ठीक है। अब खाली एक एक चीज बताते जाओ। एम आर स्क्वायर इसके लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आई किसी भी बॉडी का आई और ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दे तो अल्फा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एंगुलर मोमेंटम, जैसे एम इंटू भी को मोमेंटम बोलते हैं, उसी तरह आई इंटू ओमेगा को एंगुलर मोमेंटम। यानी इस एम वेक्टर को लिख सकते हैं क्यू बाय 2m इंटू एल। याद रखना किसी भी बॉडी के लिए, अब रिंग छोड़ दो, अब यहाँ रिंग रहे, डिस्क रहे, सॉलिड स्फीयर रहे, हॉलो स्फीयर रहे, किसी भी बॉडी के लिए उसका मैग्नेटिक डाइपोल डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है, क्यू क्या है उसका चार्ज और एम क्या है उसका मास। अब अगर यहाँ डिस्क रहता तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, डिस्क के लिए एल लिख सकते हो आई इंटू ओमेगा, डिस्क के लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बाय 2। एम एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, मास का भी रहेगा, ठीक है। फॉर एनी बॉडी लिख लो, ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है, हम गलती से टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन डाल दिए थे शायद, देखिए। था कि नहीं था, नहीं इसमें नहीं था, वो हटा दिए ना। ठीक है, अब यहाँ अगर सॉलिड स्फीयर में भी चार्ज लगा के घुमा देते हैं तो बस करना क्या होगा कि एल की जगह लिखना होगा आई इंटू ओमेगा, सॉलिड स्फीयर का आई,
वेरी गुड। 2/5 mr²। ठीक है। हम ही से पूछ रहा है। 2/3 होता है। मैग्नेट अच्छा, ये क्या बोल रहे थे, बोर्ड्स में सेमीकंडक्टर तो नहीं होगा? है ना?